नमस्कार। आपने एक बर्थ डिटेल मुझे शेयर किया 8 जून 1984 12:46 PM इनका जन्म हुआ है। ये फीमेल चार्ट है जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। पहले कुंडली का एनालिसिस करते हैं। कुंडली कन्या लगन कन्या राशि की कुंडली है। कन्या लगन कन्या राशि का मतलब है इसके जो लॉर्ड हैं, इसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं। जब लग्न और राशि दोनों के स्वामी बुध हों तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर बुध का प्रभाव अच्छा है। बुध का प्रभाव बुद्ध, बुद्धि, कैचिंग पावर, वाणी, बात करने का तरीका, लाइफ स्टाइल, ये सब बुध के पास आता है। सोच समझ के काम करना, इस प्रकार की स्थितियाँ बुध देता है। लगन कन्या लगन है। अब कन्या लगन में एक प्रॉब्लम है। कन्या लगन को काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहा गया। काल पुरुष का मतलब है मेष लगन की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। वहाँ कन्या लगन छठा घर है और छठे घर का उदय जब लगन के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाता है तो जीवन को संघर्षरत बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में जो भी अचीवमेंट होती है वो कठिन परिश्रम के साथ होती हैं। व्यक्ति को जीवन में अपने कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं। लगन में चंद्रमा है। चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है, व्यक्ति के अंदर कलात्मक गुण दे सकता है। व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीख कर जल्दी से अप्लाई कर सकता है। भावुकता भी देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचता है। अगर चंद्रमा लाभेश है तो अपनी दशा काल में लाभ देगा, आपके अंदर चंचलता भी देगा, गंभीरता भी देगा, तो कहीं ना कहीं भावुकता भी देगा। व्यक्ति अपने मन में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ ना कुछ सोच विचार अवश्य रखता है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन चंद्रमा वाले लोगों के साथ ऐसा बहुत हद तक देखा है। भले ही व्यक्ति बाहर से स्ट्रिक्ट हो या कैसे भी हो, लेकिन काम आता है लोगों के। चलिए, ये तो हुई लग्न और राशि की बात करते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति की, कि चौथे और सातवें घर का मालिक बृहस्पति और सप्तम भाव में वो चौथे ही घर में बैठा है। चतुर्थेश का चौथे घर में जाना, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, लेकिन वक्री है। सप्तमेश अगर वक्री हो जाता है तो कहते हैं जो ग्रह वक्री है, जिस भाव का वो स्वामी है, वहाँ से संबंधित फलों में डिले हो जाता है। तो वो डिले का कॉम्बिनेशन के सप्तम भाव का मालिक जो बृहस्पति है, जो पति का कारक भी है, जो शादी कराने वाला प्लैनेट है, वो यहाँ वक्री है और उसको शनि की तीसरी दृष्टि प्राप्त है। शनि कुंडली में छठे घर का मालिक भी है, इसलिए ये आपकी मैरिड लाइफ में डिले का एक कॉम्बिनेशंस बना। चलिए बात करते हैं दूसरे घर में बैठे शनि मंगल की। कुंडली में बैठे हुए वक्री ग्रह चेष्टा बली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में षड्बल के अंदर इनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट प्राप्त है कि व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ करने की क्षमता है। व्यक्ति जीवन में खुद सोचता है कि मुझे कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है। क्योंकि शनि पंचमेश है तो बुद्धि चलायमान रहती है। बुद्धि चाहती है कुछ ना कुछ करते रहूं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहूं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते रहूं। साथ में मंगल है जो साहस को बांधे रखता है, लेकिन मंगल अष्टमेश भी है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा देगा। अगर शादी भी हो जाती है तो शादी के बाद संतान प्राप्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में परेशानी या परेशानी से संतान होने के योग आपके पास हैं। ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन में भी ये देखा गया है कि एजुकेशन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ट्रैक चेंज करना पड़ता है। कभी कुछ एजुकेशन कर रहे थे तो स्ट्रीम चेंज कर दी, साइड चेंज कर दी, स्कूलिंग ज़्यादा चेंज कर दी, कभी इधर पढ़ लिए कभी उधर पढ़ लिए, यानी ये सब चीज़ें ये कॉम्बिनेशन देगा। लेकिन शनि और मंगल दोनों वक्री, एक छठे का मालिक एक आठवें का मालिक, दोनों सेकंड हाउस में बैठे हैं। यह है तुला राशि। तुला राशि नैसर्गिक कुंडली की देखें तो शादी की राशि है सप्तम भाव की, तो उसने शादी के घर को पीड़ित किया, वाणी को पीड़ित किया। थोड़े से ब्लंट भी हो जाते हैं ऐसे लोग, यानी स्वभाव में थोड़ा सा रूखापन आ जाता है, बोलचाल में थोड़ा रूखापन आ जाता है। कुछ लोग इसको रूखापन कहेंगे, कुछ लोग इसको घमंड कहेंगे, कोई एटीट्यूड कहेगा, लेकिन व्यक्ति क्या है बिल्कुल साफ साफ बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे जो बोलना है साफ बोलना है, किसी को बुरा लगो चाहे भला लगो।
तो वो ये कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। सेकंड हाउस में इस प्रकार के बहुत कॉम्बिनेशंस देखे हैं जो मुख से संबंधित बीमारी देते हैं। कभी आँखों में प्रॉब्लम, कभी चेहरे पर कुछ डिजीज़, कोई स्किन प्रॉब्लम, कभी नाक में प्रॉब्लम, कभी दांत में प्रॉब्लम, कभी गले में प्रॉब्लम। इस प्रकार के डिजीज़ देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। बात करते हैं नवम भाव में बैठे हुए ग्रह की। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादशेश 12वें का मालिक जब नवम भाव में होता है भाग्य में बाधा देता है, भाग्य को उजागर करने के लिए मेहनत कराता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराता है। अब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में ही बैठा हुआ है शुक्र, जिसको सूर्य ने अपनी आभाव से अस्त करा। शुक्र अगर भाग्येश होकर भाग्य स्थान में बैठे तो ये राजयोग है। वो राजयोग 12वें के मालिक के साथ है तो हो सकता है भाग्य जगाने के लिए जगह पर बदलनी पड़े, जन्म स्थान छोड़ के अन्य स्थान पर जाना पड़े। साथ में राहु केतु एक्सेस भी है, एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु, बीच में शुक्र। शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज भी कहा गया, यानी विवाह का कारक भी कहा जाता है। अब ऐसा प्लेनेट अगर दुविधा में हो तो फिर से एक नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आया मैरिड लाइफ को लेकर, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी इसी पर है। तो विवाह के लिए काफ़ी चिंता के प्रश्न इस कुंडली में बनते नजर आ रहे हैं। जहाँ बुध और शुक्र एक राजयोग में सम्मिलित हैं कि शुक्र और बुध जो कि दूसरे, पहले, 10वें और 9वें के मालिक होकर राजयोग बनाते हैं, वहीं इस राजयोग को भोगने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शुक्र अस्त हुए हैं, राहु केतु एक्सेस पर भी आए हैं, यानी दुष्प्रभाव ज़्यादा है, शुभ प्रभाव कम है। अब देखूंगा मैं थोड़ी सी नवांश कुंडली के वहाँ पे ग्रहों का बल क्या है। नवांश के लगन में बैठा शनि, बृहस्पति की राशि में शनि है, यहाँ उच्च के थे, यहाँ बृहस्पति की राशि में, ठीक है प्लेसमेंट। साथ में बैठे मंगल, दो अशुभ ग्रह नवांश के लगन में आ गए। जहाँ नवांश ग्रहों का बल दिखाता है वहीं नवांश कुंडली जीवन साथी दिखाती है। अब यहाँ पर बुध नीच के और बृहस्पति सप्तम में, ये है बृहस्पति और बुध का राशि परिवर्तन योग, कि बुध बृहस्पति दोनों एक दूसरे की राशि में है। ये कॉम्बिनेशन शादी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता। और साथ में दो अशुभ ग्रह शनि मंगल भी हैं। सप्तम भाव का मालिक जो बुध है वो नीच का है, और सूर्य और केतु के पापकत्री योग में भी है। तो ग्रह में जहाँ कुछ स्ट्रेंथ बढ़ी है तो मैरिड लाइफ वाइज फिर से कमजोरी दर्शित हो गई। चलिए बात करते हैं सबसे पहला सवाल, और उसके बाद पहले बृहस्पति की दशा के बारे में बात करूं। बृहस्पति की महादशा इस बच्चे को चल रही है 2015 के मई से। बृहस्पति यहाँ भी सप्तम का मालिक है, यहाँ सप्तम भाव में बैठा है लग्नेश होके, यानी बृहस्पति के अंदर इस प्रकार की हिम्मत अवश्य है कि वो आपको शादी का सुख देगा ज़रूर। देरी से दे रहा है, परेशानी से दे रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन देगा ज़रूर। चलिए अब दशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति चतुर्थेश है, अपनी ही राशि में बैठा है। पंचमेश शनि से दृष्ट है जो कि दूसरे घर का माल में बैठा हुआ है। इसका मतलब बृहस्पति यहाँ ये कहता है कि कुछ न कुछ सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको दे सकता हूँ। दशमांश कुंडली जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, वहाँ बृहस्पति लाभ भाव में बैठा है। जब लाभ भाव में प्लैनेट बैठे तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, लेकिन एक तो वो राहु केतु अक्ष पे है, दूसरा शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है जो कि अष्टमेश है। इसको कहते हैं जीवन में जो भी काम मिलता है उसमें व्यक्ति को संतुष्टि ना होना, या ये कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन ना मिलना, कि मैं जहाँ भी काम करती हूँ या जहाँ मुझे काम मिल रहा है वो मेरे मुताबिक नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत से चार्ट्स में ऐसा देखा है, लोग काम तो करते रहते हैं जीवन में, लेकिन सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ ख़ास तौर पे इन चीज़ों को लेकर जिसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, उसको दिखता है। एक चीज़ इसमें और मुझे कुछ प्लस लगी, जैसे कुंडली में अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए कभी इन्होंने तैयारी करी हो लगकर, तो एक आस्पेक्ट मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी से जुड़ सकती हैं। हालांकि प्राप्ति करने में बहुत अधिक परेशानियाँ आएंगी, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो सफलता मिल भी जाएगी। लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन, चाहे प्राइवेट फील्ड हो चाहे कुछ भी हो, उसमें इनको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का सामना अवश्य और हमेशा ही करना पड़ेगा।
ये चार्ट इस प्रकार का ही है। बृहस्पति में चल रही है बुध। बुध इस कुंडली में दशम का मालिक है, लगन का मालिक है, धन भाव के मालिक शुक्र के साथ है, नवम भाव में है, जो ये दिखाता है चलिए जी ठीक है, काम मिल जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेकिन बुध राहु केतु एक्सेस में भी है, मंगल से दृष्टि भी है, ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, एक बात। दूसरा, नवांश कुंडली में नीच का है, बृहस्पति बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसी की दशा चल रही है। कभी कभी ऐसी दशाओं में रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता सेट नहीं हो पाता, या कोई रिश्ता बिल्कुल कगार पे आके हो जाता है और टूट जाता है। फिर भी यहाँ मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि इस कुंडली में सबसे सुंदर अगर कोई योग है तो वो मई 2022 तक बृहस्पति में बुध की दशा में है। जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति शादी कराएगा तो ज़रूर इनकी अप्रैल मई 2022 तक अवश्य शादी हो जाएगी। कुछ अड़चने हैं, उनको सॉल्व करने की रेमेडी बता दूंगा, वो कर लेंगी तो ये चीज़ें और जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो शादी कब के बारे में बताया, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस यहाँ नज़र नहीं आए। मेरे हिसाब से एक मैरिड लाइफ वाइज बात करूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा इस हॉरोस्कोप को नहीं समझता। अभी तो शादी देरी करा रहा है वो प्लैनेट, वो प्रॉब्लम भी देता है। बाकी वैवाहिक जीवन एक ऐसी चीज़ है जो दो जनों से चलती है, पत्नी से और पति से। तो पति की कुंडली में अगर ऐसे नकारात्मक कॉम्बिनेशन नहीं है तो मैरिड लाइफ चलेगी बहुत अच्छी, और यदि उनकी कुंडली में भी ये सेम नकारात्मक कॉम्बिनेशन है तो आप ये समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ वाइज आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिल्ड्रन एंड प्रॉस्पेरिटी, हाँ संतान का योग अवश्य है, मैंने बताया था थोड़ा देरी से है लेकिन संतान अवश्य होगी। और ये बात पक्की है कि संतान में पुरुष संतान अवश्य होगी, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी चाहे तीसरी, लेकिन मैंने ऐसे चार्ट्स में देखा है मेल चाइल्ड जरूर होता है। जीवन में तरक्की तो आप करेंगे ही करेंगे। प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस, वो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति में बुध चल रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ तो आएंगे। हो सकता है आपके कुछ खान पान या ख़राब दिनचर्या की वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि सेकंड हाउस प्रॉब्लम में है। बड़ी बीमारी या कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज मुझे नहीं दिखाई देती। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन गुड या ट्रबल, देखो इसका अलग अलग तरीका है। अगर मैं हेल्थ वाइज देखूं ठीक है, मैरिड लाइफ वाइज देखूं स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रोफेशनल देखूं काम मिलता रहेगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यानी ओवरऑल आगे ट्रैक देखें तो लाइफ चलती तो रहेगी लेकिन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन के साथ चलेगी, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेसर है। बृहस्पति की दशा तो अभी 2031 तक जा रही है, उसके बाद भी आपको शनि की दशा आएगी, तो आप अपने जीवन को आसान ना समझें। प्रेजेंट स्टेटस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, हैप्पीनेस, प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको दशा के बारे में बताया ही है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के हिसाब से देखें। तो मैं इस हॉरोस्कोप को ये नहीं कह सकता कि इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी या इसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मुझे दूर तक भी ऐसी दशा नहीं दिखती। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ जीवन में धैर्य बनाकर रखें, उसी से आपका कुछ होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देखिए ये किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला चार्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति में स्वयं इतनी काबिलियत होती है कि वह अपने बल पर कुछ कर सकता है, क्योंकि इनके लग्न ने भी ये दर्शाया है, इनके भाग्य स्थान के मालिक ने दर्शाया है, इनके बृहस्पति ने भी ये सब दर्शाया है कि ये व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में सक्षम है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बताए, सवालों के जवाब दिए, दशाओं के बारे में मैंने बात की। अभी तो जो भी लाइफ आगे चल रही है, बृहस्पति में बुध चल रही है, मेन टारगेट शादी का लगा के रखो। उसके बाद चाहे प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ अपने ये लेके चल सकती हैं कि भी मेरा ध्यान भी भटता रहेगा, नहीं तो ये एक ऐसी स्टेज है कि जब एज 36 हो जाती है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो कहीं ना कहीं उसके मन में विचार आते रहते हैं, चंद्रमा भी लगन में है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना भी शुरू कर देता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप थोड़ा सा रेमेडी करिएगा, बाकी मैरिज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अभी जो सोमवार आने वाला है, उस सोमवार से आप एक मंत्र का उच्चारण रोज़ाना करना शुरू कर दीजिए। उसकी रोज़ाना 3 माला का जाप करिए, और उस दिन सोमवार को सुबह सुबह आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगी, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ सबको जल से स्नान कराएंगी और वहाँ पर प्रार्थना करेंगी कि मैं आज से आपके मंत्र का जाप करने जा रही हूँ, विवाह के मंत्र के लिए जाप करने जा रही हूँ, मुझको आप सुख शांति दें, मेरे वैवाहिक जीवन को अच्छा करें।
ये मंत्र आपको गूगल से मिल जाएगा। मंत्र मैं बता देता हूँ क्या है। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणम कांत कांताम सुदुर्लभम। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको मंत्र मिल जाएगा। सोमवार की मॉर्निंग से शुरू करें, 3 माला रोजाना आपको करनी है, लगातार करनी है जब तक विवाह ना पक्का हो जाए, विवाह हो ना जाए रुद्राक्ष की माला से। ये है पहला विवाह, पहला आपका उपाय है जो आपको करना ही होगा। उसके अलावा दूसरी रेमेडी क्या है? दूसरी रेमेडी है कि आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करना है। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करें। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में चांदी में एक पन्ना रत्न धारण करें, अच्छा सा धारण करें। चाहे तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर सर्टिफाइड स्टोन दे सकता हूँ। यह हुआ दूसरा उपाय। अब आया तीसरा उपाय। शुक्र अस्त है इस कुंडली के अंदर और बृहस्पति की दशा चल रही है। चाहे तो आप बृहस्पतिवार के व्रत रख सकती हैं, 11 व्रत 21 व्रत रख के उसका आप उद्यापन करेंगी तो अच्छा रहेगा। उस दिन जो भी होता है वो बाज़ार से किताब मिलती है बृहस्पतिवार कथा व्रत आरती की, आप उसको फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक पूजा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे विवाह मंत्र तो आप सुबह करते हैं, उसके बाद आप देवी का कवच भी कर लीजिए एक बार। तो देवी कवच भी करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो देवी कवच करिए और दिन में एक बार कभी भी जब भी आपको समय मिला तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिएगा। देवी कवच का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको आप उसके साथ साथ बोलिए, उसके साथ साथ पढ़िए, उसको सुनिए, जो आपको करना है उसके साथ वो कीजिएगा। जैसे जैसे आप उपाय में लगातार करेंगी इन चीज़ों को, वैसे वैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपको इस चीज़ के लिए बार बार कह रहा हूँ, अप्रैल 22 तक आपके पास बहुत अच्छा मौका है। शायद उसके बाद विवाह से संबंधित मौके आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, फिर आप प्रयास बहुत करेंगे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कोशिश लगातार आप अपनी जारी रखिएगा। जिन बातों के बारे में मैंने आपको बताया है उन पर ध्यान दीजिए, रेमेडी कीजिए, उनसे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।